चलिए अब बात करेंगे आपकी मूवी 1984 व्हेन द सन डिडंट राइज की। बहुत कुछ है। पता नहीं, मुझे तो लगता है सबका टेक अवे अलग-अलग है। मैं कैसे बताऊँ कि किसका टेक अवे क्या है? बिकॉज़ हाँ, अरे मैंने इतने सारे मतलब मुझे दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है टीना कौर पसरीचा जी। शी इज एन अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर एंड उन्होंने 2 पावरफुल मूवीज बनाई है। ओके, वन इज व्हाट इफ आई टेल यू एंड अदर वन इज व्हेन द सन डिडंट राइज। ओके, एंड मैंने दोनों फिल्म को देखा है। उसमें बहुत सारा डीप मीनिंग है, बहुत सारा डीप मैसेज है, और आप भी वो दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना चाहिए। और दोस्तों, टीना कौर मुंबई में अब निवसित करती है एंड शी इज ए काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, और उनको नेशनल अवार्ड भी मिली है। और वो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय और नारीवादी विषयों पर फिल्में बनाती रही है। एंड व्हाट इफ आई टेल यू इज द लेटेस्ट मूवी विच ही मेड। हम उसके ऊपर बात करेंगे। और ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो बात करती है एहसासों की, मुश्किल वक्त की, और उसमें से निकल के जीतने वालों की। राइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ दीज थिंग्स। स्तन कैंसर से लड़ना और बेहतर समुदाय के लिए फिल्में बनाना, ये टॉपिक के बारे में हम बात करने से पहले पहला अपनी मेहमान टीना जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो टीना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। और हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे, और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। हाँ, हाँ, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके शो पे आके। थैंक यू सो मच नवीन एंड पायल। नवीन, मैंने मतलब बहुत एक छोटा-सा हम्बल शेयरिंग करती हूँ। मैंने आज तक 7 फ़िल्म्स बनाई हैं। बट हाँ, मतलब 1984 के ऊपर जो फ़िल्म है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और अभी जो फ़िल्म बनाई है, अगर मैं कहूँ, या इंग्लिश में व्हाट इफ आई टेल यू, वो अभी ज़्यादा चर्चे में वो है, क्योंकि अभी उसमें दिखा रहे हैं, हम्म। उसकी फेस्टिवल में भी डाल रहे हैं। तो हाँ, बट आई एम वेरी ग्लैड कि आपने टीजीवी शो में टीकेपी को बुलाया। यू नो या मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट एक्साइटेड भी। और ये मौके पे हम डॉक्टर अनिंदा सिदाना जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं हम हाँ, लोगों को कनेक्ट करने के लिए। सो थैंक जी। यू डॉक्टर अनिंदा, कीप रेफरिंग ऑल मोटिवेशनल लीडर्स लाइक टीना कौर पसरीचा जी। ओके, सो टीना जी, पहला शब्द मेरे तरफ से आ रही के फ्यूचर यानी भविष्य, राइट। सपना। हम्म, बहुत सारे हैं। जिज्ञासा। अ, जिज्ञासा तो बहुत शिखर भर की जिज्ञासा है। माउंटेन लोड ऑफ क्यूरोसिटी टू नो मोर, लर्न मोर, सो या। और धन। धन, हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर वो फ़िल्में बनानी है, जो ठान लिया है कि बनानी है, तो हाँ, धन चाहिए, ऑफ़ हम्म। कोर्स। और मेरे तरफ से आखिरी शब्द जिंदगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, एक बहुत गिफ्ट है लाइफ़। इर्रिस्पेक्टिव कि हमारे कितने उतार-चढ़ाव आए, और मुझे लगता है सभी की लाइफ़ में होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हाइलाइट होते हैं, आपके जो गेस्ट बुलाते हैं, उनकी लाइफ़ में अकेले नहीं होते हैं। आई थिंक हम सबकी लाइफ़ में होते हैं, और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हम उनको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, और उनकी तरफ हमारा नज़रिया क्या है ज़िंदगी को लेकर, और डिफ़िकल्टीज़ को लेकर हम कैसे अच्छे से जीते हैं या नहीं जीते हैं, और कितना पॉज़िटिवली उसमें से निकल के बाहर आते हैं फिर। बिल्कुल। और आगे चलते हैं। मेरी तरफ से पहला शब्द है आपके लिए आविष्कार। क्या कहेंगे? आविष्कार, मुझे लगता है जब भी ये आविष्कार हुआ साइकिल का, बहुत खूबसूरत रहा होगा। बिकॉज़ आई थिंक बहुत सारे डिस्टेंस को
कवर करने में काम आती हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इन्वेंशन हेल्थ वाइज आल्सो। अच्छा, और नेतृत्व, लीडरशिप? लीडरशिप, पंडित नेहरू, उन्होंने उस टाइम पर जो है ब्रिटिश से मतलब हमारे कंट्री को सब लीडर्स ने मिलकर निकाला, बट उस टाइम पे लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट थी बिकॉज हमारा पूरा एक वी वर इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट उस टाइम पे इंडिया। तो उसको निकाल के उसके लिए विजन तैयार करना, उस विजन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना कोई भी पॉलिसी को, तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडरशिप रहा है वैसे उनका। और किताब क्या कहेंगे? किताब ना, मैं वही सोचती हूँ, उनका किताब ही तो मैं बहुत फंस गई क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं। तो मैंने माइंड में एक किताब आती है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए। तो वो है द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। तो उनकी फिल्म है, फिल्म क्या हो, उनकी बुक है, अंग्रेजी में है आई थिंक, कहीं ना कोई हिंदी अनुवाद भी जरूर मिल जाएगा। बट बहुत ही माइंडफुलनेस में बहुत ही अच्छी किताब है। सफलता? सफलता, सफलता तो मुझे ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन जो 80 इयर्स की एज में भी कहीं से कहीं हैं और कितने पर्सनल ऑब्स्टिकल्स के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ को टर्न अराउंड किया और आज भी लीड कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन, इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंटायर वर्ल्ड आई बिलीव, नॉट ओनली मी। बिल्कुल। और हमारे फर्स्ट रैपिड फायर का आखिरी एक शब्द आपके पास आते हुए, और वो है एलियंस। क्या कहेंगे इनके लिए? एलियंस 100% आई थिंक हमारे बीच में ही हैं और हम भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ट्रू ट्रू। आई थिंक मतलब हाँ, आई थिंक हमारा एलियनेशन और हमारे पर्सपेक्टिव का एलियनेशन, सभी के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है और उसको एम्ब्रेस करना भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, मैं एक्सलेंट एक्सलेंट। और वो मज़ेदार पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है एपिसोड के अंत में। जब तक स्टे ट्यून, और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए फिर से आपको धन्यवाद। थैंक यू वंस वेरी अगेन। मच, मुझे बहुत मजा आ रहा है ऐसे रैपिड फायर मैंने भी नहीं किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर जरूर प्लीज आस्क मोर। और आपसे ना ये सबसे पहले एक चीज जानना चाहेंगे। आपने बहुत एक हार्डशिप फेस करी है, हेल्थ इशू फेस किया है, तो आपका गाइडिंग वॉइस, आपका मार्गदर्शक स्वर क्या है, कौन रहा है उसमें? देखिए, बहुत मतलब अच्छा सवाल है। मैं गाइडिंग फोर्स कोई एक नहीं है, बहुत हैं। सबसे तो ऊपर वाले ही हैं, मतलब है ना, जैसे आप कुछ भी बोल लीजिए, वाहिगुरु बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, मैं उनको मानती हूँ और मेरी बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वहाँ से आती है। और फिर उसके बाद जो है मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी की विजडम है। एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई 70 ट्रिलियन सेल्स और वट एवर इज द नंबर, जिन्होंने मेरा साथ दिया इसके अंदर और मुझे एक मौका दिया कि मैं मुझसे शायद जो भी कुछ गलती हो गई जाने अनजाने में उसको ठीक करने में। एंड ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स हैं, फैमिली है जिन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे संभाल के रखा। मेरे भाई जो मुझे जूस बना के देते थे, मुझे कीमोथेरेपी के लिए लेके जाते थे, मेरी भाभी जो हम सबके लिए पराठे लेकर आती थी कीमो के टाइम पे। तो एंड आई थिंक ऑल माय फ्रेंड्स जो लोग इतने पॉजिटिव थे, लेज, मयूरी, तेजल, निखिल, ममता, बहुत लोग, आर्नल्ड, नताशा, बहुत पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स रहा। और उन्होंने ना तो मुझे कभी स्पेशल फील कराया कि भाई अरे तो कुछ स्पेशल लगता है, और ना भी मतलब ऐसा, बहुत ही ऐसे हम लोग लाइटली लिया हमने इस चीज़ को कि हम अंडरगोइंग है। आई थिंक वो कम्युनिटी में मेडिटेशन के साथ, बातचीत के साथ और बहुत ही पॉजिटिवली चीज़ें आगे होती गई। मतलब बहुत बहुत अच्छा ग्रेसफुल टाइम रहा आई वुड से कि मतलब
ऐसा भी हो सकता है कि मतलब बहुत हाय तौबा नहीं मचाई कि ये क्यों हुआ, यू नो लाइक हाँ होता है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन नहीं हुआ, बिगनिंग में भी बहुत हुआ, पर फिर भी मतलब उसके बाद एक जो भी मतलब एंसेस्टर्स कह लो, कोई तो है मेरे साथ, ब्लेसिंग जिनकी रही इतनी ज़्यादा, तो अंदर से गाइडेंस जो मुझे ये थी कि कैंसर एक पार्ट में हुआ है बॉडी के, मेरी स्पिरिट को नहीं हुआ और ना होने देना। So I think that was a very positive thing and that really kept me going कि मतलब जो भी हुआ है उससे मुझे लेसन लेना है और भी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है और पॉजिटिव आउटलुक रखना है और नई चीज़ों को देखना है। और उस टाइम पे ना फिर भी एक बार होता है मन को, अरे ये नहीं है मेरे पास, अच्छा ये नहीं है, यू नो, तो वो बहुत मन में था कि अरे यू नो एक लाइफ पार्टनर नहीं है, पैसा नहीं है। जब ब्रेस्ट कैंसर से निकली फिर उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी कितना बड़ा गिफ्ट है और उसको सहेज के रखने की कितनी ज़रूरत है। नो मैटर हाउ इम्परफेक्ट लाइफ इज़, for all of us, every one of us, doesn't matter, but there are million gifts also जो हम काउंट ही नहीं करते। एंड उस दिन के बाद जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है ना, एंड इट हैज ऑलवेज बीन ऑफ अबंडेंस, इट इज नॉट बीन कि अरे मेरे पास क्या नहीं है, बस मतलब मुझे लगता है माता जी और सब कुछ है। और हेल्थ सबसे बड़ा गिफ्ट है, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, एंड इफ यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग इट ओवर टॉप ऑफ एवरीथिंग, आई थिंक लाइफ आपकी वहीं पे सफल है। आपको उसके बाद आप उसको ध्यान में रखते हो जो सब कुछ करते हैं, तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो आपको अननेसेसरली अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं होती। मेरे टारगेट्स मीट नहीं हुए, मुझे इसने ये बोला, मुझे उसने वो बोला, नहीं, लाइक यू नो जस्ट लेट इट गो, मूव अहेड, यू नो पॉजिटिवली मूव अहेड। तो मतलब नटशेल में और टीना जी आपका सक्सेस मंत्र क्या है? लाइक आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन सी चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? मुझे लगता रेजिलियंस तो है, एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आप, और इसके अलावा मुझे लगता है कि नवीन पता है जितनी भी हार्डशिप्स आई ना, मैं उनको या फिर जिन लोगों ने भी मतलब मैंने अगर कुछ करना चाहा और बहुत प्रॉब्लम्स आई, लोगों के थ्रू भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे लगता है मैं सबको बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो हुआ मेरी लाइफ में, जो जो हुआ, क्योंकि वो जो अच्छा। हुआ उससे मुझे मतलब मेरा जो लाइफ फोर्स है चेंज हुआ, लाइफ पाथ चेंज हुआ। उस लाइफ पाथ ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मेरा लाइफ पाथ एक्चुअल में क्या है, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो है, और उन सब चीज़ों का मतलब उससे मेरा एवोल्यूशन हुआ। Because I don't think I was ever like 15 years ago I was, if you would have asked me कि तुम्हारी लाइफ में, शुक्र है मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं गई पूछने के लिए कि मेरी लाइफ में क्या होगा, ना किसी ने बताया, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। बिकॉज यू नो लाइक आई वुड हैव नेवर बिलीव कि इतना कुछ है लाइफ में अभी। आई ऑलवेज यूज्ड टू से लाइक यू नो बोनस की जिंदगी, मुझे लगता था मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, पता नहीं क्या, एंड देन सडनली आई रियलाइज अरे इतना बड़ा बोनस मिल गया, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। So I was like, oh my God, this is so beautiful. Whatever is happening is so beautiful. So उस टाइम पे परेशानी होती है जब हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, बट आई थिंक बहुत ग्रेस रही कि पॉजिटिवली सोचती गई और जो जो मेरे रास्ते बंद हुए उनको पीछे छोड़ के नए रास्ते बनाए, और उसी से फिल्म मेकिंग आई, उससे एवोल्यूशन आया, दूसरों के लोगों के बारे में सोचा, तो खुद का भी मुझे लगता है भला उसी में ही हुआ। तो वो तो आई थिंक इम्पेरेटिव है कि मतलब उस तरह से अगर देखा जाए तो दैट्स व्हाट, अगर आप सक्सेस उसको मानते हैं तो ये बहुत बड़ी। और टीना आपसे ना ये जानना चाहेंगे कि जब आपको नेशनल अवार्ड मिला, वही समय ऐसा था जब आपको अपने कैंसर का पता भी चला, तो एक तरफ सफलता की ऊंचाइयां थी और दूसरी तरफ इनक्योरेबल जिसको कहा जा सकता है वैसी बीमारी का झटका था। तो दोनों भावनाओं को, दोनों सेंटिमेंट्स को संभालना क्या मुश्किल था आपके लिए? हाँ, बहुत मुश्किल था, और पहले तो बहुत ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि घर वालों को मैंने बताया नहीं कि ऐसा हुआ है, और मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को मैंने चूज़ किया और मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया
उन्होंने बोला मैं आपका लोकल गार्जियन हूँ, आप डोंट वरी, यू नो लाइक वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो हमने मतलब मैंने जाके अपना हॉस्पिटल चूज कर लिया था, डॉक्टर तो चूज कर ही लिए थे, बेड चूज कर लिया था, सब कुछ चूज कर लिया था। और फिर नेशनल अवार्ड लेने जाना था, तो मैंने मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि मैं मम्मी पापा को ना जिंदगी में 3 दिन के लिए खुश देखना चाहती हूँ, मतलब विदाउट एनी कंडीशंस, लाइक लेट देम जस्ट बी हैप्पी विदाउट टेलिंग देम दैट आई एम डायग्नोज्ड ऑफ दिस। तो मैंने नहीं बताया। तो मैं नेशनल अवार्ड लेने गई, मैंने लिया नेशनल अवार्ड, सब कुछ अच्छा हुआ। उस मैंने उनको इतना बोला था कि आप थोड़े दिन के लिए बॉम्बे आ जाओ, मेरे साथ रहो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहो। तो वो लोग यही सोच रहे थे कि इसके साथ रहना है, एंड देन सडनली आई टोल्ड देम दैट टू डू ऐसे ऐसे। आई डोंट थिंक दे हैड एनी वर्ड्स, एंड आई कुड रियली अंडरस्टैंड कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। बट फिर उनको पूरा समझाया कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर और इससे बाहर आ जाना, आया जा सकता है, और इस तरह से मतलब ट्रीटमेंट अगर लेंगे, हेल्थ न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा ही होगा। तो ऐसे सब बताया उनको, एंड ऑफ कोर्स लाइक यू नो दे अब्सॉर्ब द शॉक। मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी कि दे अंडरस्टूड द शॉक। एंड फिर जब वो यहाँ पर आए 3 दिन बाद, फिर मतलब 7 मई को नेशनल अवार्ड था और 11 मई को मेरा सर्जरी था। तो मतलब फास्ट था, सडन था, बट और हम लोग ना ऐसे मतलब जब कीमो की प्लानिंग करनी थी, हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि तब तक यूबीसी वैंकूवर, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर ने मुझे बुलाया था वहाँ पे फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए। 1 साल से हमारी बात चली थी। तो मुझे लग रहा था हे भगवान, अब कीमो होगा तो अब मैं जा नहीं पाऊंगी। तो मुझे इतना दुख हो रहा था उस टाइम पे कि अभी कब खत्म होगा, जल्दी कब, कितना जल्दी खत्म कर सकते हैं इसको। तो मुझे याद है मैं ऐसे कैलेंडर लेके बैठी थी कि कीमो 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 15-15 दिन में होता है कीमो। लगता है हे भगवान, मतलब 6 महीने मतलब पूरा मेरा ट्रीटमेंट चलेगा। तो मुझे ऐसे बहुत दुख आ रहा था कि यार अब ये फिर से मेरी डेट आगे जाएगी फिल्म दिखाने के लिए। फिर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, पॉजिटिवली या भी मतलब पॉजिटिव लेना ही बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि रो कर तो वैसे भी कोई खास फायदा है नहीं। सो टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एंड आई थिंक फिर उसके बाद इजी हो गया था। मेरी एक फ्रेंड को मैंने बोला कि मुझे बड़ा घर चाहिए बिकॉज माई पेरेंट्स आर कमिंग, एंड आई थिंक वी नीड अ लिटिल बिगर होम बिकॉज दे स्टे फॉर द मंथ और समथिंग। वो भी फटाफट से हो गया, उनसे घर ले लिया हमने, और बड़े घर में रह रहे थे, और सब मतलब वहीं से भी ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। तो आई थिंक मतलब बहुत सारे लोगों से जुड़ी मैं उस टाइम पे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सारे लोगों से मिलाया, कैंसर सर्वाइवर से मिलाया, जिनसे बातचीत हुई न्यूट्रिशन की, लोग क्या क्या करते हैं, मुझे आइडिया ही नहीं था कि क्या करते हैं, मतलब अच्छा न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, या क्या करना चाहिए बॉडी को हील करने के लिए। तो ये सारा टाइम उसमें गया। एक क्या बोलते हैं, एक पत्रकार थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, तो फिर उनके साथ एक और जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने मुझे अंजू वेंकट के बारे में बताया, द हेल्थ अवेयरनेस सेंटर, जो कि न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में कंसल्टेशन करते हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो वीगन डाइट के बारे में बताते हैं। तो वो फिर वो सारी बातें तभी हुई, तो आई थिंक इट वाज वेरी पॉजिटिव दैट आई गॉट टू नो such a huge aspect of health which I was never aware. तो मुझे वो नहीं पता था, और उसके बाद में पता चला, which I think was very positive, uplifting और positive. अच्छा। और टीना जी, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह कौन सी आंतरिक शक्ति यानी इनर स्ट्रेंथ या विश्वास था जिसने आपको इस कठिन दौर में सहारा दिया? बिकॉज नाउ यू आर टॉकिंग सो पॉजिटिवली एंड एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन बोल रहे हैं, और आप इवॉल्व हो गए ये टाइम पे, मगर आपको इनर करेज और स्ट्रेंथ कैसे मिला था? I think thanks to my mother, we've always been very spiritual. Because अच्छा। मेरी मम्मी भी बहुत पाठ पूजा करती हैं, और मैं बॉम्बे में जब से आई हूँ, शायद थोड़ा उस टाइम के बाद ही मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन की थी। हम लोग मेडिटेशन करते थे हफ्ते में एक बार, लास्ट 12-13 साल से। तो मैं उस उन लोगों से भी बहुत प्रेरित थी, क्योंकि मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, मैंने उनसे इतना सीखा है लाइफ में, मतलब है ना, उनकी खुद के एक्सपीरियंसेस से हमारी बातचीत इतनी अच्छी हुई, और उस टाइम पे तो मैं ऑलरेडी मतलब मुझे लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक
स्पिरिचुअल साइड तो मेरा स्ट्रॉन्ग है ही बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली एंड ऑल्सो माय फ्रेंड्स. सो आई थिंक दैट वाज अ बिग गाइडिंग फोर्स, यू नो. इट जस्ट सो मेरा रिलेशनशिप मेरी बॉडी के साथ और पॉजिटिव होता है. इनफैक्ट मैं एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाना चाहूँगी आप सबको, बिकॉज उससे आपको समझेगा कि मतलब बाहर कहीं नहीं है, जो आप हो वही सब कुछ है. तो मैं एक ये जो फ़िल्म है 84 सिख मैसर के ऊपर, तो ये मैंने बनाई और फेस्टिवल्स में डाली. और एक स्टूडेंट है यूके में, उन्होंने बोला कि हम इसको यूके में दिखाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में. ही ऑल्सो हैड नो कनेक्शंस, नो फंड्स, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. दे सेड हम एक टाइम आपकी टिकट बुक करते हैं, आप आइए यहाँ पे दिखाने के लिए. मैंने कहा आई एम गेम. दिस इज जस्ट बिफोर ब्रेस्ट कैंसर. तो मैं मार्च में मैं वहाँ पर गई और मुझे उससे पहले ना बहुत खांसी जुकाम होता था. तो मुझे लगता था यार क्या है ये, मैं परेशान हो रही थी, बार बार बीमार हो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगता. तो मैंने ना अपनी बॉडी को बोला कि आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल मिशन एंड माय मिशन इज टू स्क्रीन द 84 फिल्म इन मेनी प्लेसेस. So please bear with me. Now the film is complete. I don't want to be sick. तो कुछ भी ना, मुझे खांसी जुकाम कुछ नहीं करना. अब जो हो ना 2.5 महीने बाद हो, जब मेरी जर्नी खत्म हो जाए ना, तभी मुझे कुछ हो. मुझे नहीं पता 2.5 महीने लगेंगे कितने में. तो मैं चली गई. मैं भूल भी गई कि मैंने ऐसे कुछ बोला है खुद को. और सच में मैं बीमार नहीं हुई, जबकि वहाँ इतनी ठंड थी और वो सब. तो मुझे कोई खांसी, कॉफ, कोल्ड कुछ नहीं हुआ. आई वाज सिंपली डूइंग वेरी वेल. एवरीथिंग हमने हमारा मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे पोस्ट किया जो मुझे जानते ही नहीं थे. हाल ही मेरी फ़िल्म को लेकर उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और टू ओपन द हाउसेस फॉर मी. तो हम ऐसे करते-करते मैं कुछ 2.5 महीने वहाँ रही और मैं भूल गई. अच्छा मैंने लंदन भी घूम लिया. है ना, एवरीथिंग वाज़ डन, एवरीथिंग वाज़ कंप्लीट. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी स्क्रीनिंग हो गई. आफ्टर दैट I got to know that I have a lump. And suddenly it was like, 5 days before I was about to leave, the lump manifested. Like, मुझे पता चला lump. Then I was totally shaken because I was like, कि your body listens to you. So whatever you say to your body, your cells are listening to you. तो मतलब जो कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में कि आत्मा परमात्मा सब एक है, तो एक है. तो आप भी परमात्मा हो. आप खुद, आपकी बॉडी, आपकी कॉन्शियसनेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपका साथ देती है. तो सो आई फेल्ट वेरी, इन अ वे आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि चलो सब खत्म हो गया. एंड देन गेटिंग टू नो दैट दिस इज देयर. ऑफ कोर्स उस टाइम पे पैनिक हुआ. डॉक्टर ने बोला आप इंडियन सिटीजन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. फिर बहुत मैजिकली मुझे किसी ने, एक इंडियन नहीं एक और डॉक्टर के बारे में बताया. वो कश्मीरी डॉक्टर थे, उनके घर पे गई मैं. और मुझे नहीं पता था, ना मैंने उनसे पूछा कि कैसा है. तो बट व्हेन ही डिटेक्टेड ही टोल्ड मी. मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि सर फिजिशियन है या कौन से उसमें डिपार्टमेंट में मतलब स्पेशलाइज करते हैं. देन ही सेड दैट ही इज अ ब्रेस्ट कैंसर oncologist, surgical oncologist. And that was also very like coincidental. It was not like planned. So I realized that there is a higher power. And आप जितना उनसे कनेक्ट करोगे, आप जितने माइंडफुल रहोगे, आप कनेक्ट कर सकते हो. उसका कोई मतलब there is no parameters or conditions to that. You just have to connect with your own self. So that was very powerful. And that after that too, I really got a lot of blessings. Oncologist बॉम्बे आ गई, oncologist से मुलाकात हुई, बहुत फास्ट काम हुआ और सही टाइम पे एनर्जी वगैरह. सो दैट वाज वेरी गुड. चलिए अब बात करेंगे आपकी मूवी 1984 व्हेन द सन डिडंट राइज की. आपने उस मूवी में महिलाओं की आवाज को उजागर किया है जिनकी कहानी कभी सुनी नहीं गई. तो इस डॉक्यूमेंट्री में आपने क्या सीखा जो आपने अपनी खुद की कहानी व्हाट इफ आई टेल यू में दिखाया? एक्चुअली दो बहुत अलग अलग कहानियां हैं. तो मतलब लेकिन ऑफ कोर्स 84 में जो विमेन हैं उनसे जो मेरा रिश्ता है वो तो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ही है. बिकॉज मुझे लगता है कि एक औरत ही होती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जो इतना कुछ सहने के बाद भी और
वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके मतलब फैमिली के साथ इतना वायलेंस हुआ और उसके बाद भी उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि अपने बच्चों को खड़ा किया, नौकरी की ओवरनाइट, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली भी और उन्होंने 2-3 महीने बाद कर भी ली, है ना? और उसके बेसिस पे उन्होंने अपने बच्चों को पाला। मुझे लगता है कितना टफ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है वो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। और कहीं न कहीं फॉरगिव किया होगा, कहीं न कहीं लेट गो किया होगा, कि इतनी ताकत है कि लेट गो करके ज़िंदगी को जीना कितनी बड़ी बात है। तो मुझे तो मतलब बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि इतना कुछ सीखने को मिला और सबसे कुछ सीखने के लिए था। बहुत इंस्पायरिंग था और बहुत दर्दनाक भी था, तो मैं फ़िल्म आज भी इतना देख नहीं पाती हूँ। बिकॉज़ इट वाज़ सो पेनफुल फॉर मी टू मेक द फ़िल्म एंड ब्रिंग इट टू द पब्लिक। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं था कि अगर मैं ये बात बोलती हूँ सबसे कि मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो लोग कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे? विल दे लव मी और विल दे एम्ब्रेस मी? विल दे व्हाट विल दे रिस्पॉन्ड लाइक जेन्युइनली ऑथेंटिकली? और उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज़ का रिस्पॉन्स कैसा होगा? स्पेशली इफ आई एम लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर। तो मैं वो सब जानना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया और इंटरव्यू किया, उनसे बात की कैमरा पे। जो मैं मैन से मैं मिली डेटिंग ऐप से, उनसे भी की। तो मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए और ये भी अच्छा था कि वो लोग भी कभी कुछ बोलने से झिझके नहीं कैमरे पे। वो अपना माइंड से खुद से उनको जो ठीक लगा उन्होंने बोला। मुझे लगता है वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जनरली लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कैमरा से, तो वो सब नहीं था उसमें। सो लेकिन हाँ, मुझे ये लगा, एहसास हुआ कि कभी-कभी हम अपनी सोच में बहुत उलझ जाते हैं। हम कुछ एक बना लेते हैं कि अरे ये है और कहीं यही मेरा सच तो नहीं है। लेकिन उस फ़िल्म के एंड में मुझे रियलाइज़ हुआ, अगर मैं कहूँ कि व्हाट इफ आई टेल यू, ये ऐसा नहीं है, जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन मुझे लगा शायद मेरे मेरे पेरिफेरी में और जो लोग मेरे संपर्क में आए और एक एजुकेटेड सिटीजन होने के नाते जो मेरा आइडिया था वो यही था कि ऐसा नहीं है, मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर इतना स्टिग्मा नहीं है जितना कि मैं सोचती हूँ कि है। या फिर हो सकता है रूरल सोसाइटी में आज हो, जहाँ पर ये फ़िल्म नहीं गई अब तक। तो ऐसे कर हम्म, या और टीना जी, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी कहानी आपकी या किसी और की बताने लायक है? आपके फिल्म बनाने के पीछे कौन से एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं? आई थिंक वो जब एक सब्जेक्ट को लेके मुझे रात को नींद आनी बंद हो जाती है या मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ या मुझे लगता है यार इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, तो दैट्स द टाइम व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग कि अरे वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, इसके ऊपर दुनिया का फोकस आना चाहिए। आई थिंक दैट्स वेयर माय स्टार्टिंग पॉइंट इज, needs to be made into a film because it will touch the heart of millions of people. This will come into the mainstream, and since I can't fight this, for example, cancer. So if I can't fight cancer, I can tell stories जिससे कि breast cancer normalize हो, cancer normalize हो। क्योंकि कैंसर अब एक लाइफस्टाइल डिजीज हो चुका है और कैंसर एक इंडस्ट्री भी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके अंदर? तो मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर मैं फिल्म बना सकती हूँ, मैं कहानी कह सकती हूँ। और किसी और की कहानी कहना इस केस में बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जनरली विमेन अपनी बारे में या अपनी फैमिली को एक्सपोज नहीं करना चाहते, लोग नहीं बात करना चाहते। नहीं, एक फिल्म मेकर को क्यों एक्सेस देंगे कि आप हमारे घर में आकर देखो कि क्या बवाल मचा हुआ है, लाइक मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं कर रहा बिकॉज मुझे कैंसर हो गया, तो कोई नहीं करेगा ना। तो मुझे लगा कि ठीक है, इस केस में तो मुझे ही करना है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, बट फिर भी पेरेंट्स से बात करना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा था, जबकि मेरे पेरेंट्स हैं फिर भी सबसे टफ था। और कैमरा के सामने तो और भी टफ था, क्योंकि मेरे फादर साहब ने तो मुझे 1 घंटा डांटा कैमरा ऑन करने पे।
He had so many things to say which I don't think he could tell me because he was like fuck out with me. So एक घंटा तो डांट पड़ी. Then after that he started saying what he said, which was like okay, no you can't. That's how like parents are. That's how a father is. तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए टीना, लेकिन आपने आपने बोला ना कि जब मेरे को नींद आना बंद हो जाए किसी टॉपिक पे, तो आई विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्लीप आपको फिर भी कुछ ऐसे दिन आए, रातें आए जहां पर आपको नींद ना आए, और कुछ इसी तरीके के अमेजिंग टॉपिक्स पे आप और फिल्में बनाएं. दैट्स आवर विश. एंड जिस तरीके की आप फिल्म्स लेकर आ रहे हैं सबके सामने और सबको देखनी चाहिए, तो आई गेट कि आपको बहुत सारे इस तरीके के आइडियाज आए बिसाइड्स नॉट डिस्टर्बिंग योर स्लीप. Thank you very much, Payal. और आगे बात करेंगे हम कि आपने व्हाट इफ आई टेल यू में बहुत खुले मन से आपने सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करी है. तो आप क्या चाहते हैं इसमें से कि दर्शक, खासकर जो सर्वाइवर्स हैं, इस फिल्म में से क्या होप और क्या टेक अवे संदेश लेकर जाएं, क्या उम्मीद और संदेश लेकर के जाएं? देखिए, ऐसे तो बहुत कुछ है, पता नहीं, मुझे तो लगता है सबका टेक अवे अलग-अलग है. मैं कैसे बताऊँ कि किसका टेक अवे क्या है, बिकॉज़ टेक अवे ना बहुत डिपेंड करता है कि आप किस एज में हो, कहाँ पर हो लाइफ में, और आपको फ़िल्म देख के आपको क्या लगता है, यू नो. सो आई थिंक सबका टेक अवे अलग-अलग होता है, बट हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली यू नो वुमेन, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में लार्जली मैं बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस ऑलवेज है, बट लार्जली जो औरतें हैं ना, वो उनको ऐसा मतलब हमारी मैथोलॉजी से इंस्पायर होके ना उनको उस कटघरे में खड़ा किया है कि भाई हमारी मैथोलॉजी ये कहती है, ये औरतों का है, तो अब औरतें यही करती हैं, और अगर आप अच्छी बेटी हैं, अच्छी वाइफ हैं, अच्छी डॉटर ऑन लॉ हैं, तो आपको सबको खिला के फिर खाना है, आपको सैक्रिफाइस करना है, आपको अपने मन की बात को ज़रूरी नहीं है आप पूरा करना, मतलब आपको देखना है कि आपकी फैमिली उसके लिए हाँ करती है या नहीं करती, तभी आपको उसको बाहर लाना है. और अगर कुछ ऑब्जेक्शन है, लगता है जो बड़ों को लगता है कि ठीक नहीं है, तो आपको नहीं करना. मुझे उससे बहुत परहेज है, मैं उसके बिल्कुल, मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं है. फैमिली तो ऑफ कोर्स सबके साथ रहना, कम्युनिटी है, फैमिली है, कोई भी यूनिट है, हम सबके साथ रहते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को दबाना, अपनी ख्वाहिशों को दबाना, अपने फूड प्रेफरेंसेस को दबाना, अपनी एम्बिशन को दबाना, हॉबी को दबाना, कोई भी मैन वुमन कोई भी, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए. लॉन्ग टर्म में कभी भी वो वर्क नहीं करता है. कहीं ना कहीं सब लोगों को एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट करना चाहिए. सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट खाली जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि भाई विमेन है तो विमेन ही करेंगी, या फिर मुझे लगता है ये जेंडर रोल्स भी मुझे तो बहुत प्रॉब्लमैटिक लगते हैं. इवन फॉर मैन आई फील, मैं कितने लोगों को जानती हूँ, जस्ट बिकॉज दे आर मैन दे हैव टू बी द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. यू हैव नो चॉइस बट टू बी द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. और अगर आप नहीं हो, आप उस खांचे में सेट नहीं हो रहे हो, तो देन यू आर लुक्ड अपॉन. अरे आपका बेटा काम नहीं कर रहा, कमा नहीं रहा, शादी के बाद ये है वो है. तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही जेंडर रोल्स जो है ना, उनको क्वेश्चन करने की बहुत ज़रूरत है. और मुझे लगता है कि हम ठीक है, हम दुनिया को नहीं चेंज कर सकते, बट हम अपनी अपनी रोल में, अपने अपने रिलेशनशिप्स में उसको उसको सही करके, बातचीत करके, उसके ऊपर काम करके, उसको मतलब यू नो वी कैन मेक इट लेस स्ट्रेसफुल फॉर द अदर पर्सन, स्पेशली इन मैरिज एंड स्पेशली इन फैमिलीज, यू नो, जहाँ पर ये बोला जाता है कि नहीं तुम, इफ यू आर अ गुड डॉटर यू हैव टू डू दिस बिकॉज पापा वांट्स दिस. If you're a good daughter-in-law, again, you know, your father-in-law wants this, your mother-in-law wants this. So those are things जहाँ पे मुझे लगता है सोचने की बहुत ज़रूरत है कि मैं नहीं कह रही किसी का डिसरिस्पेक्ट करो, बट मैं ये भी नहीं चाहती कि सैक्रिफाइस के नाम पे अपने आप को बिल्कुल निचोड़ के रख देना, अपने आप को भूल ही जाना. कि जैसे मतलब हमारी मम्मी हैं जो कि मतलब सबकी मम्मियाँ ऐसी हैं जो मतलब एक टाइम के बाद बोलती है अरे हमें ये बहुत अच्छा लगता था लेकिन हमने किया ही नहीं बिकॉज फलाना नहीं चाहता था, नहीं चाहते, शांति नहीं होती घर से. सो दैट्स वेयर आई फेल्ट दैट्स समथिंग नीड टू बी क्वेश्चन. और
जब आपने ये सेल्फ लव और आपने ये जो जर्नी जी है अपनी एक्सेप्टेंस की, तो निश्चित रूप से आपके आत्म संवाद हम कहें या फिर रिलेशनशिप जो है वो खुद के साथ बहुत बदल गया होगा। तो कैसे बदला है वो? क्या चेंजेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में विद योरसेल्फ एंड अप्रोच टू क्रिएटिविटी या कनेक्शन में? अपने आप से रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत बहुत, क्योंकि मतलब दुनिया को देखा, सब कुछ इवॉल्व होते हुए देखा है, बहुत ऊपर नीचे देखी है लाइफ। तो मुझे लगता है कि अब वैसा नहीं है जैसे पहले बोलते थे कि भाई शादी कर लो अकेले रह जाओगे। अब शादी में भी होके आप अकेले हो सकते हो, यू नो, इफ द मैरिज इज नॉट सक्सेसफुल। सो आई हैव रियलाइज वन थिंग दैट आपका अपने आप से रिलेशनशिप सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, और वो ही हुआ है मेरे साथ भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाह कर ना चाह कर जैसा भी। सो प्यार जो है, पहले मुझे लगता था मेरा काम ही सब कुछ है, मेरी फिल्म ही सब कुछ है, तो मेरी मेरी फिल्म पहले आती है, मेरी हेल्थ बाद में आती है। अब उल्टा हुआ है, अब मुझे लगता है नहीं, मैं हूँ तो मेरी फिल्में हैं, है ना, तो मेरी सोच तो तभी होगी ना मैं जिंदा रहूंगी तो फिर इसलिए मेरा मेंटल फिजिकल हेल्थ इज अपमोस्ट राइट नाउ। सो उसको मैं नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल स्टेट में रख के फिर मैं अपने प्रोजेक्ट्स करती हूँ। और आई थिंक ये बहुत बड़ा शिफ्ट है और ये बहुत बड़ी लर्निंग है, बिकॉज मैं भी कहीं ना कहीं वर्कोहॉलिक हो गई थी, और जब रियलाइज किया कि वर्कोहॉलिक हूँ और कहीं ना कहीं कुछ अपने अंदर सप्रेस कर रही हूँ, फिर वो उससे बाहर आना और उसको समझना कि रेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, स्लीप की इम्पोर्टेंस क्या है, 8 घंटे स्लीप की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है, वो समझ में आया, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस समझ में आई। तो आई थिंक इसी से फिर चेंज हुआ है लाइफ में, और आई थिंक बहुत पॉजिटिव चेंजेस मुझे लगता है हम सब कर सकते हैं। और टीना जी, आपने कहा था कि कैंसर के बारे में परिवारों में भी खुलकर बात नहीं होता, कोई इस बात नहीं करना चाहता है, राइट? और आपकी फिल्म इस चुप्पी को कैसे तोड़ सकती है? कैन इट ब्रेक द साइलेंस? हाँ, अरे मैंने इतने सारे, मतलब मुझे इतना दुख होता है जब मुझे लोग आके बताते हैं कि किसी की वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए, किसी की मम्मी को हुआ, तो पेरेंट दोनों ने, मतलब बच्चों ने उनको अबैंडन कर दिया, मतलब ट्रीटमेंट नहीं कराया और लेफ्ट हर टू डाई लाइक विदाउट एनी ट्रीटमेंट। आई फील दैट वाज सो बैड, लाइक मैं आज भी ऐसे सवाल ऐसे मुझे आते हैं इंस्टेंसेस, और पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये फ़िल्म ना आपके लिए प्रीची नहीं है। फ़िल्म आपको ये नहीं कहती कि अरे अच्छा मत करो ऐसा। ऐसे सब नहीं है, उसके अंदर कोई भी एजुकेशन डायरेक्टली देने की कोशिश नहीं है। बात स्टोरी में है, और स्टोरी इतनी पर्सनल है कि मतलब आपको हँसते-गाते ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा चल क्या रहा है। ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही है, ये लड़की ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी जा रही है, इसके घर में भी बातचीत हो रही है, अच्छा ये ट्रीटमेंट से बाहर आ गई तो शी इज फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर। मतलब एक बहुत ही इनडायरेक्ट वे में बोला गया है कि breast cancer is it's a part, it has happened, you can come out of it with proper treatment and you can still move on and find a life for yourself. It's not the end of life, समझ रहे हैं? ना मैंने उसके अंदर ये बताया कि मैं बहुत बड़ी देवी हूँ, कि मैंने देखो जीत लिया, हासिल कर ली, मतलब कि मैं रैंप वॉक कर रही हूँ, नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप सबके जैसी हूँ, और अगर मैं बाहर आ सकती हूँ सही ट्रीटमेंट से, फ्रेंड्स के साथ और सब कुछ सही सही करके, तो कोई भी आ सकता है। एंड इट इज टोटली ओके, इट्स टोटली ओके टू बी डिटेक्टेड एंड टोटली ओके टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज जब मुझे हुआ था तब मुझे नहीं पता था ब्रेस्ट कैंसर होता भी क्या है, मैंने कभी सुना ही नहीं था उसके बारे में। तो आई थिंक वो एक बहुत पावरफुल रही है बात। हाँ, शुरू में जैसे आपने बोला कि मेरे लिए परेशानी ये थी कि अच्छा मैंने क्या गलत किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जब वो एक ब्रेकडाउन हुआ, मैं रोई भी, और वैसे सब फिर ठीक था, चलो ठीक है अब तो करना ही है इसको, लेकिन धीरे धीरे उससे बाहर आने की भी शक्ति मिली, एंड आई थिंक पॉजिटिवली बाहर आ सकते हैं अगर अपनी सोच को हम पॉजिटिव रखें। और अब बात करेंगे आपकी कम्युनिटी की, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं फिल्म मेकर्स कम्युनिटी में। तो अब आप
मिलते होंगे, और आपके जैसे फिल्म निर्माता या कम्युनिटी लीडर्स जो इस तरीके की सेंसिटिव कॉन्वर्सेशंस या इलनेस पे, इमोशनल वेलबींग पे मूवीज बनाना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? कैसे वो बातचीत शुरू कर सकते हैं अपनी मूवीज के थ्रू? पायल ऐसी कोई, अच्छा ठीक है, ऐसा मतलब हाँ मतलब ठीक है, चलो एक ही सवाल लेती हूँ कि ये कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पर कोई भी कॉन्वर्जेशन के लिए मतलब मुझे लगता है कि जो हम दूसरे से चाहते हैं ना, वो हमें खुद करना पड़ता है पहले। कभी भी जो जैसे हम किसी से जुड़ते हैं ना, कि मैं चाहती हूँ कि आप अपना दिल खोल के बात करो, तो उसके लिए पहले मुझे दिल खोल के बात करनी पड़ेगी आपसे। जब मैं आपसे बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना सच रखूंगी, अपने डर रखूंगी, और एक बहुत जेन्युइन तरीके से बॉन्ड करने की कोशिश करूंगी, रादर देन एक्सट्रैक्ट, मुझे इनकी कहानी इनसे निकलवानी है, वो एक बहुत डिफरेंट अप्रोच होता है। मुझे अपनी कहानी कहनी है और इनकी कहानी सुननी है, ये एक बहुत डिफरेंट अप्रोच है। तो पर्सपेक्टिव का ही फर्क होता है, नजरिए का ही फर्क है। और वो नजरिया सही होता है तो फिर वर्ड्स, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग एल्स जस्ट फॉल्स टुगेदर, एंड आपकी खुद की भी ह्यूमैनिटी उसमें सामने आती है, एंड आप दूसरी की ह्यूमैनिटी देख सकते हैं। अच्छा, और आजकल आप किस तरह की कहानियों पर फोकस कर रहे हैं, और कौन से विषय या कम्युनिटीज आपको लगता है कि तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? मैं मतलब मेरे पास कुछ फिक्शन फिल्म्स हैं जो मैं हम्म, बनाना चाहती हूँ, स्क्रिप्ट लिखी हुई अच्छा। है। हाँ हाँ, तो दो तो एनवायरनमेंट पर ही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बनाऊँ, एंड लुकिंग फॉर कोलैबोरेटर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स, तो that's what I do. लुकिंग फॉरवर्ड कि आपकी तरफ से कुछ और अच्छी मूवीज आएंगी, कुछ अनसीन अनहर्ड टॉपिक्स पे बात करेंगे आप, आपका नजरिया देखने को मिलेगा हमें। और इसके साथ ही आ गए हैं श्योर हम, पायल, मुझे भी। बहुत ही मजेदार कॉन्वर्सेशन रही है अभी तक। तो आ गए हैं हम हमारे सेकंड रैपिड फायर राउंड की तरफ। एंड जैसे आपने फर्स्ट रैपिड फायर राउंड में मस्त एकदम दिलचस्प से जवाब दिए थे, वैसे ही अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और चाहेंगे कि इसके भी जवाब आप वैसे ही ह्यूमर, क्यों क्विक ह्यूमर के साथ में दें, और हमें, आपको भी मजा आए, हमें भी मजा आए। तो मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन है कि यदि आपके पास एक विशाल जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो जिस पे कुछ भी लिखा हो सकता है, तो वो क्या कहेगा? उसमें मेरी पिक्चर होगी और मैं न्यूट्रिशन की बात करूंगी और सेल्फ लव की बात करूंगी। और आप खुद ही एक सेलिब्रिटी हो, और फिर से कोई और सेलिब्रिटी के साथ अगर डेट करना हो तो और वो कौन होगा और क्यों? मुझे लगता है मैं ऋतिक रोशन को डेट करना चाहती हूँ, बिकॉज एक तो एलिजिबल सिंगल हैं और किसी का नाम नहीं ले सकती, सब मैरिड लोग हैं। तो तो या, एंड आई आल्सो फील दैट ही नीड्स अ लॉट ऑफ हीलिंग। मुझे ऐसा फील होता है उनको देख करके, उनको बहुत हीलिंग। स्पॉट ऑन। ओके। और अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का, लाइक डिक्टेटर बन के नियम बनाने का मौका मिले कि जिसको सभी को मानना पड़ेगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? हाँ, वो तो स्वच्छ भारत की तरफ ही होगा, बिकॉज आई कांट स्टैंड पीपल, जब वो लोग तंबाकू खा के कहीं भी थूकते हैं और मतलब कुछ भी फेंकते हैं। मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट है, बाप रे। मतलब इंडिया को क्लीन होने के लिए कितने साल लगेंगे मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता है कुछ होगा तो इसी के अराउंड होगा, क्लेanलीनेस के अराउंड तो ज़रूरी होगा, और एजुकेशन के अराउंड, एंड ऑल्सो एजुकेशन रिफॉर्म्स में कि जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर बॉडी, न्यूट्रिशन और योगा को इंट्रोड्यूस करना, अपनी बॉडी को समझना। सेक्शुअल एजुकेशन इज डिफरेंट, बट बॉडी, अपनी बॉडी को समझना, और बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा एंड ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, एंड न्यूट्रिशन, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि बॉडी में कौन सा न्यूट्रिशन फूड है, कौन सा नहीं है, और न्यूट्रिशन को बहुत अर्ली एज में इंट्रोड्यूस करना, एंड योगा फॉर मेंटल वेलनेस एंड फिजिकल वेलनेस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, और टीना जी, आपने अब तक 7 फिल्म्स बनाई है, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे तरफ से, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो
या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? अच्छा अच्छा, मेरी फिल्मों में या नहीं कोई नहीं, और? दूसरों का फिल्मों का। Oh my God, there are so many beautiful films. Sorry, थोड़ा difficult सवाल है। I don't know, मतलब मुझे नीरजा बहुत अच्छी लगी थी। जिसमें वो जो फ्लाइट जो अटेंडेंट है उनकी कहानी है, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। मदर इंडिया मुझे बहुत अच्छी लगी, या, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ी बात कर सकता हूँ। फार्मर प्ले करना, मदर प्ले करना, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। या और आपका वैसे पूरा जीवन बहुत इंस्पिरेशन भरा रहा है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि अगर आपको कभी अपना जीवन किसी के साथ स्वैप करना पड़े, बदलना पड़े, तो वो कौन होगा और क्यों? भगवान, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। आई डोंट नो रियली, लाइक आई डोंट नो कौन हो सकता है। कोई बहुत अच्छी फीमेल ही हो सकती है। आई थिंक जूलिया रॉबर्ट्स के शूज में मैं जरूर जाना चाहूंगी एक बार, देखने के लिए क्या है। या एंजेलिना जोली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट किए हैं वर्ल्ड वाइड डिफरेंट डिजीज से। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है ये क्या, मतलब कैसे होता है, लाइक हाउ डज दिस माइंडसेट वर्क। तो जूलिया से मैं इसलिए भी इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी फ़िल्म की है, उसका नाम है एरिन ब्रोकोविच, जो आई थिंक आप सबको देखनी चाहिए, वेरी इंस्पायरिंग है। तो उनका भी एक जो उनका एक कैरेक्टर है वो बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। दैट रियली लव, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर ऑन पोर्ट्रेयल ऑन द स्क्रीन इज वेरी ब्यूटीफुल। सो या तो जूलिया, या फिर एंजेलिना, या फिर मेरिल स्ट्रीप। हम्म। और आखिरी सवाल है दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे, नहीं तो खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? हाँ हाँ, मतलब मुझे लगता है कि जो या यू राइट, कहीं पे जब हम जाते हैं ना, तो एक ऐसा कुछ गैजेट होना चाहिए जो ये बताए कि यहाँ पे फॉरेस्ट कितना है, एनवायरनमेंट कितना है, और ह्यूमन इंटरवेंशन कितना है, और वो आपको बैलेंस करना ही करना पड़े। यू नो, कि आप एक कॉलोनी में गए और आपको पता चला कि यहाँ पे 50% फॉरेस्ट और 50% कॉलोनी है, तो इट्स अ बैलेंस। बट आप अगर कहीं ऐसे जगह जाते हो जहाँ पे 30% फॉरेस्ट है और 70% ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो हमें उस 20% को फुलफिल करना पड़ेगा बाय क्रिएटिंग अ फॉरेस्ट देयर, forest, or restoring the environment, if not the forest. So something like that, बिल्कुल। और बहुत ही मजेदार से आपने आंसर्स दिए, बहुत इंस्पायरिंग आंसर्स दिए आपने। और दिस फिनिशेस आवर सेकंड रैपिड फायर राउंड। और कमिंग बैक टू आवर मेन क्वेश्चन आंसर सेशन में एक आखिरी सवाल अभी भी बचता है आपसे करने के लिए, और वो जानने के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको इस पूरे अनुभव से एक जीवन का सबक साझा करना हो तो वो क्या सबक होगा? मैं यही कहना चाहूंगी कि ना, जिंदगी बहुत प्रेशियस गिफ्ट है। इट्स अ गिफ्ट दैट यू आर गेटिंग, so consider it as a gift, and you live like it fully, like मतलब प्यार अपने लिए और जिंदगी के लिए जब तक आप समझोगे ना, लेकिन आप यही सोचते रहोगे ना कि मुझे यहाँ से ये करना है, मुझे ये कट करना है, मुझे उसके लिए वो करना है, उसके लिए करना है, बट मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, मैं खुद के लिए या मैं दुनिया के लिए क्या कर रही हूँ? ये बहुत बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मैं दुनिया पे आया क्यों हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और मतलब कोई भी, मैं आई हूँ और आया हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और हाउ एम आई अलाइन टू दिस लाइफ पर्पस, एम आई लिविंग अ लाइफ विच इज अलाइन टू दिस लाइफ पर्पस। I think these are two very important questions, and the sooner you face it in life, you will find your way out, and that can really help you build a very, very meaningful life and successful in your own different ways. It's not the success that the capitalistic world defines for you. बोले कि भाई आप इतने सक्सेसफुल हो तो आपके पास इतना गाड़ी बंगला होना चाहिए और एक बड़ी सी कार होनी चाहिए।
और आप पेज 3 पे छाए हुए हो, दैट इज नॉट सक्सेस. लाइक सक्सेस इज लीडिंग अ होलसम लाइफ. आप अपने लाइफ पाथ से अलाइंड हो, आप एक मीनिंगफुल लाइफ लीड कर रहे हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो जिस सोसाइटी में आप जी रहे हो या सोसाइटी के वर्ग को, एक कम्युनिटी को. So I think that's what and also a successful life on your own terms through all the different parameters that we've spoken about, including health and nutrition and of course a good life, governed by Venus. no, बहुत ही इंस्पिरेशनल था. आपसे बात करके बहुत मजा आया. और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. आपका रैपिड फायर राउंड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. कुछ ऐसी चीजें थी कि हाँ, मतलब जो कहते हैं ना, लिपिंग ब्रेन से मुझे आंसर करनी थी. तो मैं रियली लाइक्ड इट. एक्सीलेंट. और ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट. और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आगे हम बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे टीना जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. और डॉक्टर अनिंदा सिद्धना, थैंक यू once again for connecting with amazing Tina Kaur Pasricha. Yeah, thank you so much, Naveen and Payal and Dr. Aninda. Thank you so much. Lovely talking to all of you. मोस्ट वेलकम. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड टीना कौर पसरीचा जी के साथ. अगर आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए. और अगर आपको ये श्रृंखला, ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए. शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए. तो धन्यवाद. थैंक यू सो मच इन एडवांस. और चलिए अब सुनते हैं हम सामान्य ज्ञान. Having had amazing conversation with Tina Ji on her own cancer journey and film making and all, हमने सोचा कि 2 फेमस ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में बताएंगे. तो आज का सामान्य ज्ञान 2 प्रसिद्ध स्तन कैंसर से बचे लोग के बारे में. सो पहला पर्सन है कि क्रिस्टीना एपलगेट. एक जबरदस्त एक्ट्रेस है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर के पीक पे एक टफ डिसीजन लिया. कैंसर सिर्फ एक स्तन में, एक ब्रेस्ट में था, मगर लेकिन उन्होंने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा दिया प्रिवेंटिव स्टेप के तौर पर. और क्योंकि उनकी माँ भी सर्वाइवर थी और उन्हें पता था कि BRCA जीन उन्हें भी रिस्क में ढाल सकता है, और ये हिम्मत और प्लानिंग दोनों का सिंबल है. और दूसरा पर्सन है मुमताज जी. शी इज एन आइकॉनिक बॉलीवुड एक्ट्रेस. हमारी अपनी मुमताज जी ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, जिंदगी की असली स्टेज पर भी हीरो बन के दिखाया. जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उन्होंने क्वाइटली ट्रीटमेंट लिया बिना पब्लिसिटी के. और उन्होंने सिर्फ कीमो या सर्जरी नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल हीलिंग और पॉजिटिव अफर्मेशंस का भी सहारा लिया. आज वो एक इंस्पिरेशन है जो कहता है जिंदगी फिर से खूबसूरत हो सकती है. सो लाइकवाइज आपको भी कोई ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में पता है तो उन हीरों के बारे में हमें भी बोल सकते हैं. अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म में भी कमेंट कर सकते हैं. तो दोस्तों, आज के लिए ही ये भी पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड. और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो ज़रूर हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com. और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हम सफ़र. यही उम्मीद है कि हमारे कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए. तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद. तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे. जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.